Good morning to all of you and welcome to this session of editorial discussion from The Hindu dated 14th May 2020। आज आपको मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग सुनना थोड़ा अटपटा लगा होगा क्योंकि अभी तक मैं गुड आफ्टरनून ही बोलता आया हूँ, बट कल अचानक मेरे ध्यान में आया कि न्यूज़पेपर का मज़ा सुबह सुबह ही होता है। खासकर सुबह के चाय की चुस्कियों के साथ अगर न्यूज़पेपर पढ़ा जाए तो उसकी बात कुछ और ही होती है। साथ ही कमेंट्स में हमारे कुछ फॉलोअर्स ने लिखा भी था कि अगर मॉर्निंग में सर आप इस डिस्कशन को लाएं तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो कीपिंग इन व्यू द डिमांड्स and the necessity of this, I decided to bring this discussion as early as 6:30 AM daily. तो kindly note the timing। अब 6:30 बजे सुबह हो सकता है कि फिजिकली न्यूज़पेपर आपके घर में ना पहुंचे, लेकिन आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे मेरी आवाज़ एडिटोरियल के डिस्कशन के साथ मौजूद होगी। तो हर दिन की तरह आज फिर शुरू करते हैं पहले उन वर्ड्स को जो पहले के एडिटोरियल्स में डिस्कस किए जा चुके हैं, लेकिन इस बेहतरीन एडिटोरियल में आई शुड से, जैसी कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन देश के नाम से हुआ था उसी से रिलेटेड एडिटोरियल आज ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है, थोड़ा मुश्किल भी है, मुझे भी थोड़ी परेशानी होगी इसको एक्सप्लेन करने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डील विद दिस इन ए सिंपल मैनर। वर्ड्स देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला वर्ड है पैंडेमिक, जो कि हर बार यूज़ होता आ रहा है एडिटोरियल्स में। वैश्विक महामारी, पोटेंशियल मीन्स क्षमता भी होता है, और अगर एडजेक्टिव के जैसा यूज़ करते हैं तो इसका मतलब भविष्य के लिए भी यूज़ किया जाता है, भावी। रिलेटिव मीन्स इन कंपैरिजन टू, सापेक्षिक के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रिलेटिव। रिफॉर्म्स मीन्स सुधार। नेक्स्ट इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबल मीन्स होता है अटल, जिसका होना अनिवार्य हो, जिसको टाला ना जा सके। अनिवार्यता के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनएविटेबिलिटी। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एक कॉमन वर्ड है, उपकरण। वल्नरेबल, ये वर्ड्स भी कई बार डिस्कस हुआ है एडिटोरियल्स में। वल्नरेबल मीन्स कमज़ोर या जिस पर ज़्यादा रिस्क रहता हो उसको हम लोग कहते हैं वल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूस्ट्रेट, एक वर्ड आया था इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन मीन्स होता है उदाहरण, और इल्यूस्ट्रेट मीन्स किसी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ बताना या दर्शाना। सो दीज आर द वर्ड्स जो कि पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। नाउ वी डिस्कस टुडेज वर्ड्स। पहला वर्ड है मोटिव। मोटिव मीन्स मूल भाव, मौलिक भावना के लिए जो बेसिक इंटेंशन होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मोटिव। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। अंडरमाइन मीन्स किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना या कम करके आंकना भी कहा जा सकता है। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। एम्फेसिस, जोर। रिन्यूड मीन्स नए सिरे से। रिन्यू मीन्स होता है किसी चीज़ को फिर से शुरू करना या नवीनीकरण करना। ड्राइव मीन्स हम लोग तो जानते हैं गाड़ी चलाना, लेकिन अगर नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो कैंपेन या अभियान। मियरली मीन्स सिर्फ। स्पॉन मीन्स जन्म देना या अंडे देना। थ्रोबैक, पुनरावर्तन मीन्स जो चीज़ पहले थी उसको फिर से प्रयोग में लाना या लागू करना, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोबैक। नेक्स्ट टाइड मीन्स लहर। यहाँ पे लिखा हुआ एडिटोरियल में हाई टाइड, ज्वार भाटा जो समुद्रों में उठता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। स्वीप ओवर, छा जाना या बहा लेना। फोरटेल, भविष्यवाणी करना या पहले से बता देना। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना। लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण। 3 टर्म्स यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। देन रिमेन मीन्स रहना। कॉशस मीन्स सतर्क। स्कर्ट का मीनिंग लड़की लोग जो पहनती है उसको भी स्कर्ट कहते हैं, बट अगर वर्ब के रूप में यूज़ किया जाए तो स्कर्ट मीन्स होता है अनदेखा करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना। नेक्स्ट है व्हिरलविंड मीन्स बवंडर, ये ज्योग्राफी का वर्ड है। नेक्स्ट इज हेजिटेंट, हिचकिचाहट से भरा हुआ या हिचकिचाहट पूर्ण। ऑफन मीन्स अक्सर। क्लैमर एक अच्छा वर्ड है। क्लैमर मीन्स होता है जोरदार मांग करना, जैसे
समटाइम्स अपोजिशन क्लैमर्स, किसी चीज़ की जोरदार मांग करती है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और एंड इफ इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन देन इट मीन्स शोर। वोकल मीन्स मुखर। क्वार्टर्स मीन्स होता है रहने की छोटी जगह, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे हर एक क्वार्टर से, मतलब हर एक जगह से। कॉर्नर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलरिटी। इंसुलरिटी मीन्स अलग थलग। डिसरप्टिव मीन्स विध्वंसकारी या किसी चीज़ को बाधित करने वाला। हेडविंड्स मीन्स विपरीत परिस्थितियाँ, ये नया वर्ड है। हेडविंड्स मीन्स विपरीत परिस्थितियाँ। नेक्स्ट क्राई। क्राई मीन्स तो चीखना या चिल्लाना होता है। नाउन के रूप में अगर यूज़ किया जाता है तो चीख। बोल्ड से बना हुआ कॉम्परेटिव डिग्री है बोल्डर, मीन्स ज़्यादा साहसी। कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम भी होता है, लेकिन कोर्स का दूसरा मीनिंग रास्ता भी होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कोर्स मीन्स रास्ता या पाठ्यक्रम। नेक्स्ट वर्ड इज बैरियर्स, मीन्स बाधाएं। इनिशिएटिव पहल। आइडियोलॉजिकल आदर्शवादी। मैंडेट जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो, अनिवार्य। मोबिलाइजेशन मीन्स जुटाना। मोबिलाइज से बना हुआ नाउन है मोबिलाइजेशन, जुटाना। नेक्स्ट डिस्पजेस्ट। किसी के पोजीशन से कोई चीज़ अगर ले ली जाए तो उसको बेदखल करना कहा जाता है, तो डिस्पजेस्ड मीन्स बेदखल। एलियनेट मीन्स होता है अलग थलग होना। किसी को सोसाइटी से अगर सेपरेट किया जाता है तो वी यूज दिस वर्ड एलियनेट और एलियनेशन। वेंट मीन्स निकालना। अनमैच्ड जिसका मुकाबला ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज लीवरेज। लीवरेज मीन्स लाभ। डायनेमिक्स, गति विज्ञान के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं या गति से संबंधित। इमर्जिंग मीन्स उभरता हुआ, जैसे ही इज एन इमर्जिंग स्टार ऑफ दिस फील्ड, देयर वी यूज इमर्जिंग एज एन एडजेक्टिव। रेप्यूडिएट मीन्स होता है निरस्त करना। फॉर एग्जाम्पल, LIC रेप्यूडिएटेड द डेथ क्लेम। LIC ने मृत्यु दावा को निरस्त कर दिया। यहाँ पे यूज किया गया है नकारने के सेंस में भी। सिंटेक्स मीन्स वाक्य रचना। नेक्स्ट वर्ड इज रिटोरिकल, शब्दों का आडंबर। बहुत लच्छेदार भाषा में बात करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिटोरिकल। नेताओं का स्टाइल रिटोरिकल होता है, शब्दों के आडंबर से परिपूर्ण होता है। सकर मीन्स राहत या मदद। फैकेट मीन्स मुखौटा, जो चीज़ सामने दिखती है, जैसे द फैकेट ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इस बिल्डिंग का जो अगला हिस्सा है या मुखौटा है सामने, वो बहुत आकर्षक है। नेक्स्ट वर्ड इज मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटी से बना हुआ वर्ड है। मेजोरिटी मीन्स बहुसंख्यक होता है, और इज्म चूंकि लगा हुआ है सो बहुसंख्यकवाद। नेक्स्ट ऑथोरिटी से बना हुआ वर्ड है ऑथोरिटेरियनिज्म, मीन्स अधिकारवाद। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफेस। प्रोफेस एक वर्ब है, मीन्स खुलेआम दावा करना या ढोंग रचना। इसका दोनों मीनिंग है, खुलेआम दावा करना या ढोंग रचना। नेक्स्ट वर्ड इज सपोर्टर। सपोर्टर मीन्स समर्थक, और ओपोनेंट मीन्स विरोधी। सो दीज आर ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम दिस एडिटोरियल। काफ़ी वर्ड्स आज आपको सीखने को मिला होगा। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल। नाउ द एडिटोरियल टाइटल है लोकल मोटिव। लोकल मीन्स स्थानीय और मोटिव मीन्स मूल भावना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों जो संबोधित किया लोग रात में 8 बजे, तो उनका जो जोर था वो स्थानीय चीज़ों पे था। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात उन्होंने कही। मूल भावना जो थी वो स्थानीय लोगों से, स्थानीय व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। एडिटोरियल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's emphasis on Tuesday on a renewed drive for a self-reliant India is not merely a reaction to the new global realities spawned by the COVID-19 pandemic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को जोर दिया किस चीज़ पे? नए सिरे से भारत को आत्मनिर्भर होने की बात पर उन्होंने जोर दिया। और ये जो था ये एक प्रतिक्रिया, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है उन नए विश्व में जो नई सच्चाइयाँ, नई परिस्थितियाँ जो पैदा हुई हैं कोविड-19
वैश्विक महामारी से ये सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इट इज़ ए थ्रोबैक टू द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट nations followed in the last century before the high tide of globalization swept over. बल्कि ये एक पुनरावर्तन है उस राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियों का जिसका पालन भारत और अन्य कई नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र पिछले शताब्दी में करते थे, उस समय तक जब तक कि वैश्वीकरण का ज्वार भाटा इन चीज़ों को बहाकर नहीं ले गया। मीन्स ये जो पॉलिसी है नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये बहुत से देश पिछले शताब्दी में इसको फॉलो करते थे और ये तब तक फॉलो करते रहे जब तक कि ग्लोबलाइजेशन की जो वेव था वो बहुत स्ट्रांग होकर इनको बहा कर नहीं ले गया। His statement also foretells a potential renewal of the Swadeshi economic policies that continue to inspire Hindutva politics long after centrist nationalists have abandoned them. उनका जो वक्तव्य आया वो इस चीज़ को बताता है, पहले से ही बता रहा है कि आने वाले समय में नवीनीकरण किया जाएगा स्वदेशी आर्थिक नीतियों का, जो कि मोदी जी के हिंदुत्व राजनीति को से प्रेरित है और जिसे सेंटरिस्ट नेशनलिस्ट ने, उन राष्ट्रवादियों ने जो कि सेंटरिस्ट टेंडेंसी के थे, उन लोगों ने जिसका परित्याग कर दिया था। इंडिया ओपनड इटसेल्फ टू द ग्लोबल मार्केट इन 1991 थ्रू इट्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। भारत ने अपने अर्थव्यवस्था को ओपन किया था ग्लोबल मार्केट के लिए 1991 में। किन चीज़ों के थ्रू? उदारीकरण के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से और वैश्वीकरण के माध्यम से। ये नीतियां ऐसी थीं जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला था 1991 में। बट इंडिया रिमेन्ड कॉशियस as it skirted around the whirlwind of international capital in the following decades. लेकिन भारत लगातार सतर्क रहा उसके बाद आने वाले दशकों में भी, क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद वाला जो बवंडर था, उसका जो बहाव था, भारत ने उसको अनदेखा किया। This hesitant approach of India often led to a clamor from various vocal quarters for faster and deeper opening of its economy, but its relative insularity from disruptive global headwinds turned out to be helpful several times in the last 3 decades. ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन मैं इसको आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले 3 दशकों की अगर बात की जाए तो भारत का ये जो रवैया था थोड़ा हिचकिचाहट से भरा हुआ, ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें या नहीं करें, तो जो हिचकिचाहट से भरा हुआ भारत का रवैया था, उसकी वजह से बहुत से जो मुखर लोग थे, उन लोगों के तरफ से हमेशा शोर मचता था कि भारत को अपने अर्थव्यवस्था को थोड़ा और तेज़ी से और थोड़ा ज़्यादा गहराई से खोलना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से ग्लोबल इकॉनमी का हिस्सा बन पाए। लेकिन अपेक्षाकृत भारत इन चीज़ों से ऐसे हानिकारक वैश्विक बवंडर से अपने को बचाकर रखा और इसका फ़ायदा कई बार देखने को मिला अगर हम पिछले 3 दशकों की बात करें तब। When Mr. Modi took over as Prime Minister, there was a renewed cry from global corporations and foreign governments for bolder reforms. मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब बहुत से विश्व की बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेशन की तरफ से उन पर दबाव बना। विदेशी सरकारों ने भी दबाव बनाया कि मोदी जी को कुछ साहसिक सुधार करना चाहिए। If anything, he traveled द अपोजिट कोर्स। लेकिन मोदी जी उस रास्ते पे ना चलकर उन्होंने थोड़ा उल्टा रास्ता अपनाया, रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स एंड सीकिंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग बेस थ्रू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव।
उनका उल्टा रास्ता क्या था कि उन्होंने विदेशों के साथ जो व्यापार के संबंध थे उसमें उन्होंने कुछ शर्तें रखी, कुछ बैरियर्स खड़े किए, कुछ अवरोध उत्पन्न किए ताकि वो अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे सकें और भारत का जो उत्पादन क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, उसके बेस को और मजबूत बना सकें। और इसके लिए मोदी जी ने मेक इन इंडिया की पहल की। इन डूइंग सो he has been true to his ideological calling and also to his mandates of 2014 and 2019. ऐसा उन्होंने शायद इसलिए भी किया क्योंकि उनके आदर्शों की पुकार यही थी, और साथ ही साथ 2014 और 2019 में जो चुनाव उन्होंने जीते उसके मैंडेट में भी यही था। जनमत भी जो मिला उन्हें वो उनका ऐसा ही डिमांड था, which were not sought or won for expanding globalization। और ये जो बहुमत उन्हें मिला था उसमें ये बात कभी भी नहीं कही गई थी कि वैश्वीकरण को और बढ़ावा दिया जाएगा। इसीलिए अपने वादों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने अभी तक ऐसा किया। Mr. Modi's politics in fact rides on the mobilization of people dispossessed and alienated by the rumbling march of globalization by providing them new targets to vent their anger on। अगर मोदी जी के राजनीति की बात की जाए तो वास्तव में ये जो बेदखल लोग हैं जिनके अधिकारों का हनन किया गया है, या जो पिछड़ा वर्ग है और जो अपने को महसूस करता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अलग थलग अपने को पाता है, ये उन लोगों को नए टारगेट देते हैं जिस पर वो अपना गुस्सा या अपना भड़ास निकाल सकें। ये था फर्स्ट पैराग्राफ में एडिटोरियल के। नाउ वी डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सेकंड पैराग्राफ सेज The pandemic brought to the fore at once the limits and inevitability of globalization। अभी जो वैश्विक महामारी कोविड-19 फैली, इससे एक बार फिर एक चीज़ उभर कर सामने आई और वो थी वैश्वीकरण की अनिवार्यता। वैश्वीकरण हमारे लिए अनिवार्य भी है, लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। Countries such as the US that relied on others for the supply of essential medicines and medical equipment were suddenly vulnerable। कुछ देश, जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी शामिल है, जो निर्भर था दूसरे देशों पर आवश्यक दवाओं और चिकित्सा संबंधी उपकरणों की आपूर्ति के लिए, वो अचानक अपने को कमजोर महसूस करने लगा। China's unmatched leverage in global supply chains and concerns that it may weaponize trade have prompted a renewed global discussion on the components of national security and how to protect them। चाइना को जो लाभ मिला हुआ है, और वो एक तरह से बेजोड़ लाभ है कि अपने ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से पूरी दुनिया में चाइना का जो सप्लाई चेन है वो अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और साथ ही साथ दूसरे देशों के मन में ये चिंता भी बढ़ गई कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर रहा है, क्योंकि इसका ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत मजबूत है। और साथ ही साथ ये डर भी, ये चिंता भी दूसरे देशों के मन में आई कि चाइना अगर चाहे तो वो वैश्विक व्यापार को हथियार बना सकता है। और इससे इन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया, अन्य देशों ने, कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा है और इसको कैसे बचाया जाए। At the same time, this pandemic continues to illustrate how inseparably shared is the future of humanity। साथ ही साथ इसी समय हम लोगों को ये भी पता चला इस वैश्विक महामारी के द्वारा कि कैसे मानवता हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी देश की भी क्यों ना हो। इसमें
देश की सीमा कोई बाधक नहीं है। पूरी दुनिया की मानवता का भविष्य खतरे में आ गया और हम इससे चिंतित हो उठे। मिस्टर मोदी अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। मोदी जी इस विश्व के इस राजनीति के डायनेमिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं एंड हैज सॉट टू एडवांस इंडियाज इंटरेस्ट विद इन एन इमर्जिंग फ्रेमवर्क। और उन्होंने कोशिश की है कि भारत का जो हित है उसको इस उभरते हुए राजनीतिक ढांचे में फिट किया जाए। He did not repudiate globalization। वैश्वीकरण को वो कभी नकारते नहीं हैं, उन्होंने इसे निरस्त नहीं किया है, कभी नकारा नहीं है, बट proposed a new syntax for it। लेकिन इसको एक नए परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखा है, एक नया नाम देने की कोशिश की है और वो है ह्यूमन सेंट्रिक, कि ये जो प्रक्रिया है ये मानव पर केंद्रित होनी चाहिए, मानवीय कल्याण पर केंद्रित होनी चाहिए, एज अपोज टू द करेंट प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल। जबकि वर्तमान में जो मॉडल चल रहा है बिजनेस का या पॉलिटिक्स का, वो कैसा मॉडल है? वो लाभ केंद्रित है, सिर्फ अपने हितों का या लाभ का ध्यान रखने वाला मॉडल है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। ही प्लेस्ड इंडिया एज इट्स सेंटर, और ये जो नया फ्रेमवर्क उनके दिमाग में है उसके केंद्र में वो भारत को रख कर सोचते हैं। दिस इज लार्जली रिटोरिकल एंड माइट बी अनमाइंडफुल ऑफ इंडियाज लिमिटेशंस। कभी कभी सुनने में ऐसा लगता है कि ये शब्दों का आडंबर है और भारत के लिमिटेशंस को देखते हुए, भारत के सीमित संसाधनों को देखते हुए ये उतना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं दिखता। To the extent that such politics brings succor to the disadvantaged। हालांकि इस तरह की जो राजनीति है, अगर हम देखें तो जो लोग तिरस्कृत हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए इस तरह की राजनीति राहत लाती हुई प्रतीत होती है। इट इज़ टू बी वेलकम्ड, और लोग इसका स्वागत भी करते हैं। इफ दिस इज ओनली अ फैकेट फॉर मेजोरिटेरियनिज्म or authoritarianism, it will bring more harm to the same people that this approach professes to protect। लेकिन अगर ये सिर्फ बहुसंख्यकवाद, जैसे मोदी जी अभी पावर में है, मेजॉरिटी उनके साथ है, अगर उसका या उनके अधिकारवाद का ये दिखावा है या मुखौटा है, तो ये उन लोगों के लिए, ये जो नीति होगी उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक साबित हो जाएगी, जिसकी रक्षा करने की मंशा रखते हैं या उसका दिखावा करते हैं। His supporters and opponents alike would be eager to see। बहुत ही रोचक स्थिति अभी भारत में भी, साथ ही साथ विश्व के राजनीतिक पटल पर भी मोदी जी ने सामने रखी है, और उनके समर्थक और विरोधी दोनों ही काफ़ी ईगर हैं, काफ़ी इच्छुक हैं ये देखने के लिए कि मोदी जी की ये जो नई फिलॉसफी है, उनका ये जो नई नीति है, वो पॉलिसी में कैसे बदली जाती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। सो दिस वाज ए ब्यूटीफुल एडिटोरियल कवरिंग the address of the Prime Minister to the nation on Tuesday at 8 p.m. अगर हम इसके जिस्ट की बात करें तो लिखा हुआ है, PM Modi's call for national self-reliance might be undermined if it turns overly ambitious। प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का जो आह्वान है उसके महत्व कम हो जाएगा अगर ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बन जाता है तब। यानी कि मोदी जी ने जो कॉल दिया है, जो आह्वान किया है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का, उसको उसी टर्म्स में देखा जाना चाहिए और बहुत महत्वाकांक्षी ना होकर उसे यथार्थवादी तरीके से लागू करने की कोशिश होनी चाहिए पूरे राष्ट्र की, तब ये विज़न, ये फिलॉसफी सही साबित होगी। तो ये था आज का एडिटोरियल। Now we come to the most important
part of this session, discussion of yesterday's comprehension part from the editorial Perilous State. पहला क्वेश्चन था, what are the major sources of revenue generation for a state? What is their overall contribution to the total collection? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि पैराग्राफ फर्स्ट ही पैराग्राफ में आपको मिलेगा. इसका आंसर है The important revenue sources are liquor sales, stamp duty and stamp duty from property transactions and sales tax on petroleum products. 3 मेजर सोर्सेज हैं जैसा कि डिस्कस किया गया था, जिससे कि स्टेट्स को रेवेन्यू अच्छा खासा आता है और वो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का 50% होता है. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही था कि उनका कंट्रीब्यूशन टोटल कलेक्शन में कितना है, तो वी कैन से ऑलमोस्ट 50%. देन वी कम टू क्वेश्चन 2. नेम द स्टेट्स दैट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियली मोर साउंड देन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स. मैंने क्या किया है, इस क्वेश्चन के वर्ड्स को बदल दिया है. अगर आप देखेंगे तो एडिटोरियल में इसको लिखने का तरीका दूसरा है. एडिटोरियल में लिखा गया है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस. गोल्ड स्टैंडर्ड वंस का मतलब वैसे स्टेट्स जो फिनेंशियली ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ज़्यादा साउंड माने जाते हैं, और उनके नाम है, आपका आंसर यहीं पे है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका. ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो दूसरों के मुकाबले, दूसरे राज्यों के मुकाबले फिनेंशियली ज़्यादा साउंड हैं या ज़्यादा सुरक्षित हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Why the approach of the states has been termed faulty? इसमें भी मैंने चेंज किया है वर्ड्स. वहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग अप्रोच लिखा हुआ है, तो रॉन्ग को लिखा गया यहाँ पर फॉल्टी. आंसर यहाँ पे है seeking consecutive extensions of the lockdown which imposes tremendous strain on not just their finances but also that of the center. The states are wrong in their approach. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि एक्सटेंशन को बढ़ा दिया जाए, कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, और साथ ही साथ वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको फिनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाए. अगर ये चीज़ें चलेंगी तो काफ़ी प्रेशर बढ़ जाएगा स्टेट पर भी, स्टेट का फिनेंशियल पोजीशन भी गड़बड़ होगा और सेंटर का भी. सो दिस अप्रोच इज़ फॉल्टी, ये गलत है, और आंसर मेरा यहीं पे है, पैराग्राफ 2 के ओपनिंग लाइन में ही है. देन क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट स्मार्ट मूव द सेंटर मेड टू स्ट्रेंथन इट्स स्टम्बलिंग फाइनेंशियल पोजीशन. यहाँ पर भी क्वेश्चन के वर्ड्स बदल दिए गए हैं. एडिटोरियल में थोड़ा डिफरेंटली लिखा गया होगा. सेंटेंस का मीनिंग है कि सेंटर ने कौन सी वो स्मार्ट चाल चली जिसके वजह से उसके लड़खड़ाते हुए वित्तीय स्थिति को थोड़ा सहारा मिला. तो उसका आंसर आपको दिखेगा, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आंसर 4. सेंटर अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेनिफिट of falling oil prices through increase in duties. केंद्र सरकार ने उसका पूरा फायदा उठा लिया, जितना भी फायदा संभव था. किस चीज का? तेलों के गिरते हुए कीमतों का. और उसमें उन्होंने क्या किया, सेंटर ने क्या किया कि ड्यूटीज को बढ़ा दिया. 13 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपये प्रति लीटर डीजल पर. तो इससे जो वित्तीय स्थिति थी केंद्र की, उसको थोड़ी मजबूती मिली. सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर. देन वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई द सेंटर शुड गिव फ्रीडम टू स्टेट्स टू रीस्टार्ट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इसका आंसर एडिटोरियल के लास्ट में दिया हुआ है कि इसकी वजह है कि सेंटर को, राज्यों को आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने राज्य की स्थिति का आकलन खुद करके आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं. क्योंकि सभी राज्यों में वायरस के फैलने की जो स्थिति है वो एक समान नहीं है,
और अगर एक राज्य के जिलों की भी बात करें तो अलग अलग जिलों में इसकी स्थिति अलग अलग है। तो राज्य सरकारें सबसे अच्छा निर्णय ले सकती हैं कि किस राज्य में या राज्य के किस जिले में आर्थिक गतिविधि को पहले शुरू किया जाए और किस में थोड़ी देर के बाद शुरू किया जाए। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे कल सुबह में ही एक नए एडिटोरियल के साथ, जिसमें चर्चा होगी क्वेश्चन आंसर की भी, वर्ड मीनिंग की भी, और जो हम लोग रोज कर रहे हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड गुड डे।